गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबको हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हमने आप सबके लिए एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, लेजिस्लेचर। ठीक है। सो लेजिस्लेचर ये क्लास 11 का चैप्टर 5 ऑफ पार्ट बी है। मैं फिर से ये दोहरा रहा हूँ कि ये मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन से कैरिंग 1 मार्क ईच। मैंने उतना कोशिश किया है कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ पे ना आए। ठीक है। सो ये आप सबके लिए फ्रेश क्वेश्चन है, यहाँ से आने का सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, इसलिए आपको सबके लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि इसे नोट डाउन कीजिए, डेली रिवीजन कीजिए। ओके। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज़ आप सबको समझा देते हैं कि लेजिस्लेचर का मतलब क्या है। सो लेजिस्लेचर जानने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि ये किसका पार्ट है। सो सुनो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट हैं। ठीक है, मीन्स या फिर 3 मेन पिलर्स हैं, 3 मेन पिलर्स। सो ये 3 मेन पिलर्स ऑफ सक्सेसफुल डेमोक्रेसी क्या है? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। सो ये 3 मेन पिलर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी है। इन्हीं के कारण ये इंडियन डेमोक्रेसी जो है अच्छी तरह से चल रहा है। ठीक है। अब लेजिस्लेचर का मतलब क्या है देखो। फॉर एग्जाम्पल, आसान भाषा से समझना, ये पॉलिटिक्स वाला कोई लैंग्वेज नहीं है। लेजिस्लेचर जैसे कि पकड़ लो, एक देश चलाने के लिए रूल्स चाहिए ना, रूल्स चाहिए, लॉज चाहिए, एक्ट चाहिए। ठीक है कि नहीं? सो ये कौन लोग बनाते हैं? आपको कभी भी दिमाग में आया है? तो अगर नहीं आया तो ये पता कर लो, जो लोग देश चलाने के लिए या फिर किसी के आइन या फिर कोई कानून बनना है, कोई लॉज बनना है, कोई पुलिस रूल्स, आर्मी रूल, जो भी हो, जो बनाना है, वो जो रूल्स बनता है ना, ये लेजिस्लेचर बनाते हैं। कौन बनाते हैं? लेजिस्लेचर बनाते हैं। ठीक है। और इनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो करते हैं उनका नाम है एग्जीक्यूटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कोई सा भी रूल्स बनाया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, कोई सा भी रूल्स गवर्नमेंट ने बनाया है, अब इनको इम्प्लीमेंट करने का दायित्व किसके पास है? अब इनको इम्प्लीमेंट करने का दायित्व एग्जीक्यूटिव के पास है। ठीक है। और नेक्स्ट जुडिशियरी। तो जुडिशियरी के पर्पस क्या है? सो आप सबके दिमाग में ये रहेगा, तो जुडिशियरी यहाँ पे क्या करेगा? हाँ, जुडिशियरी क्या करेगा देखो। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, ये तो इनके फ्रीडम है कि वो लॉ बनाए, पब्लिक डिमांड। पर ये जो लॉ बनाया गया है, ये कितना सही है, कितना गलत है, या लोगों के लिए सही होगा या नहीं होगा, ये सब जुडिशियरी देखेगा। समझ में आया? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का मतलब है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है उनको इम्प्लीमेंट करना, और जुडिशियरी का काम है ये जो हो रहा है ये सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं, ये सब देखना। ठीक है। सो यही 3 मेन पिलर्स ऑफ इंडियन सक्सेसफुल रनिंग डेमोक्रेसी। समझ में आया अभी? चलो अब शुरू करते हैं हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन। हु इलेक्ट्स द लेजिस्लेचर? अब लेजिस्लेचर को कौन इलेक्ट करता है? लेजिस्लेचर को कौन इलेक्ट करता है? सो लेजिस्लेचर को हमारा पीपल इलेक्ट करते हैं, पीपल। ठीक है। कौन सा? पीपल इलेक्ट करते हैं। कौन इलेक्ट करता है? पीपल इलेक्ट करते हैं। ठीक है। सो सब पीपल में टिक कर दो। नेक्स्ट, सॉरी वेट ए मिनट। सो कौन इलेक्ट करता है लेजिस्लेचर को? लेजिस्लेचर को पीपल इलेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट? कौन लॉ बनाता है यूनियन गवर्नमेंट का? सो यूनियन गवर्नमेंट मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। कंफ्यूज मत होना, यूनियन गवर्नमेंट कौन सा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सो कौन लॉ बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट, हु कॉल्ड हु कॉल्ड द पार्लियामेंट द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी? किसने कहा है पार्लियामेंट को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी? किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ में, याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, हु इज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स और कैरेक्टराइजेज द यूनिसेमल लेजिस्लेचर? मतलब ऐसा कौन सा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो यूनिसेमल लेजिस्लेचर को कैरेक्टराइज करता है? सो करेक्ट, यूनिसेमल लेजिस्लेचर का मतलब क्या है? यूनिसेमल लेजिस्लेचर का मतलब है कि जहाँ पे सिर्फ एक ही का रूल चलता है। ठीक है, जहाँ पे एक ही का रूल चलता है, मीन्स वन पार्टी वन गवर्नमेंट, ये सब कुछ। तो जहाँ पे वन गवर्नमेंट और वन पार्टी रहेगा तो वहाँ पे ओनली वन हाउस एक्सिस्ट। यस, ऑब्वियसली करेक्ट। हाँ, वहाँ पे अगर एक पार्टी रहता है तो वहाँ पे कोई क्या होना चाहिए? बहस भी नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? जो मैंने चाहा वो हुआ, ऐसा ही है ना?
सो ये भी करेक्ट है, द लॉ मेकिंग इज इजी एंड देयर इज डिले लेस एक्सपेंडिचर, यस ऑब्वियसली अगर वन पार्टी रहेगा तो वही गवर्नमेंट पे बार बार आएगा। सो अगर वही आना था तो वहाँ पे तो इलेक्शन भी उतना खर्चा नहीं होगा ना। सो यहाँ पे ऑल ऑफ देम इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग कैरेक्टर इज ए बाइसेमिनल लेजिस्लेचर। अब बाइसेमिनल लेजिस्लेचर का मतलब, अरे यूनिसेमिनल लेजिस्लेचर में जैसे कि वन गवर्नमेंट है तो बाइसेमिनल में एक से ज़्यादा होना चाहिए, ऑब्वियस है। सो ये कॉमन सेंस वाला है, ठीक है। सो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक टू हाउस एग्जिस्ट या फिर मोर देन टू हाउस एग्जिस्ट, ओके। डिले इन लॉ मेकिंग प्रोसेस ऑब्वियस, जहाँ पे दो हाउस हैं वहाँ पे सबसे पहले पहले हाउस में डिस्कशन होगा और वहाँ पे पास होता है तो दूसरे हाउस में जाएगा। सो दूसरे हाउस में अगर पास होता है तो फिर जाके ये बिल बनेगा या फिर एक्ट बनेगा, है कि नहीं। सो यहाँ पे बोथ ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट, which article of the Indian Constitution states that Parliament consists of President and two houses? So कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे ये लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट एंड टू हाउसेस कंसिस्ट, मीन्स पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड टू हाउस। तो टू हाउस कौन सा है, लोकसभा एंड राज्यसभा। कौन सा ऐसा आर्टिकल है, आर्टिकल 17। आप सबको समझ में आएगा आर्टिकल 72 कौन सा है, याद करना आप सबका टास्क है। आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 74 ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, आप सब एक बार रिसर्च कर लेना और जो किया है वो मेरे कमेंट पे मेंशन कर देना कि आर्टिकल 72 और आर्टिकल 74 है क्या चीज़। यस, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये दोनों भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। नेक्स्ट, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ही लिख दिया है, ये सब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट है। सबसे पहले लेजिस्लेटिव, हाँ मैंने क्या बोला कि पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ बनाना। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, हाँ पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को भी कंट्रोल करता है, वो कितना इंप्लीमेंट करना है कितना नहीं वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल फंक्शंस, हर साल बजट पास होता है तो कौन करता है, पार्लियामेंट पे पास होता है ना। सो फाइनेंशियल फंक्शन का भी रिप्रेजेंटेशन, यस पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करता है किन को, पब्लिक को, कॉमन पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट। नेक्स्ट, डिबेटिंग फंक्शन, यस पार्लियामेंट ऑल्सो फंक्शंस एज प्लेटफॉर्म फॉर डिबेट। कैसे, जैसे कि हर बिल लेके डिबेट होता है ना, डिस्कशन होता है ना। सो यहाँ पे नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कि पार्लियामेंट पे सब इकट्ठा होते हैं वहाँ पे सब कुछ बनता है, ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस है। इलेक्टोरल फंक्शंस, ये ऑब्वियस इलेक्शन। नेक्स्ट, जुडिशियल फंक्शन, ठीक है। पार्लियामेंट कभी कभी जुडिशियल फंक्शन भी करता है, जैसे कि जुडिशियल को भी देखता है कि कहीं पे उसने ऐसा तो लॉ पास नहीं कर दिया या फिर ऐसा कुछ जस्टिस नहीं दे दिया जो असल में अन्याय था, तो ठीक है ये पार्लियामेंट के पास सब पावर है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड इन द राज्यसभा। सो कितने मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाता है, 10 नहीं, 10 नहीं, 12, हाँ 12 हो सकता है, 13 नहीं, 15 भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ। सो मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कितने साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 6 साल के लिए। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता, जैसे कि हमारा लोकसभा डिसॉल्व होता है ना हर 5 साल बाद, हर 5 साल बाद नया गवर्नमेंट बनता है, नया इलेक्शन होता है, पर राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है। राज्यसभा हमेशा चलता रहता है, राज्यसभा हमेशा चलता रहता है। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे मेंबर्स कैसे चेंज होते हैं, हाँ सुनो, मेंबर्स कैसे चेंज होते हैं। राज्यसभा में 6 साल के लिए आप इलेक्ट होते हो, पर हर 2 साल के बाद 1/4 ऑफ द मेंबर्स रिटायर्स, ठीक है, 1/4 ऑफ द मेंबर्स रिटायर्स, ठीक है, रिटायर, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सो राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन से, वाइस प्रेसिडेंट। स्पीकर किनका है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन लोकसभा का स्पीकर है वाइस एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा कैन डिले ए मनी बिल पास विद लोकसभा फॉर। तो राज्यसभा देखो मनी बिल कहाँ पे इनिशिएट होता है, असल में मनी बिल हमेशा लोकसभा में इनिशिएट होता है, कहीं और पास नहीं किया जा सकता मनी बिल को, हमेशा याद रखना। मनी बिल कहाँ पे पास होता है, मनी बिल हमेशा लोकसभा में पास होता है। सो अगर राज्यसभा में ये मनी बिल आया कि हाँ ये सही है या नहीं, तो आप कैसे बोल, कितने दिन के लिए राज्यसभा अपने पास ये बिल रख सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन, 14 डेज। नेक्स्ट, do Rajya Sabha has the power to introduce money bill? No, Rajya Sabha has no power to introduce money bill. समझ में आया। नेक्स्ट, ए रेजोल्यूशन सीकिंग द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन ओरिजिनेट ओनली इन। सो देखो रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता है, ये हमेशा रखना, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट किसका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, राज्यसभा का। वाइस प्रेसिडेंट कहाँ का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन है, राज्यसभा का। सो एकमात्र राज्यसभा में ही आप इनका रिमूवल का रिजोल्यूशन जो है वो उठा सकते हो, ठीक है। सो ये राज्यसभा हो गया। नेक्स्ट, व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द राज्यसभा टू प्रपोज द क्रिएशंस ऑफ ऑल इंडिया न्यू सर्विस। सो अगर देखो अभी देखो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस हो गया, इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गया, इंडियन एक्साइज, इंडियन कस्टम्स, बहुत सारे सर्विस हैं।
अब हमेशा देख, अब फटाफट से एक चीज़ फॉर एग्जांपल देख लो कि अभी एक ऐसा सिचुएशन आ गया है कि प्रेसिडेंट ने सोचा कि नया कोई सर्विस बनाया जाए, नया कोई सर्विस बनाया जाए, ठीक है। सो ऐसा कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको एम्पावर करता है कि हाँ आप एक ऐसा नया सर्विस बना सकते हो। सो ये आर्टिकल है 312, ठीक है। बहुत सारे सर्विसेज हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस द टॉप मोस्ट, नेक्स्ट इज इंडियन पुलिस सर्विस IPS, नेक्स्ट इज इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS, नेक्स्ट इज इंडियन कस्टम्स, इंडियन एक्साइज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट ऑफ बिकमिंग ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा। सो आप राज्यसभा के अगर आप मेंबर होना चाहते हो तो वहाँ का मिनिमम एज कितना है? सो वहाँ का मिनिमम एज 35 है, 25 नहीं है। समझ में आज से आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, 25 ईयर्स इलेक्शन के लिए, अगर आप इलेक्शन में बैठना चाहते हो तो आपको 25 ईयर्स होना चाहिए, और राज्यसभा में अगर आपको बैठना है तो आपको 35 ईयर्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट ऑफ द लोकसभा? इट इज़ 25 ईयर्स, ठीक है। इलेक्शन लोकसभा के लिए 25 ईयर्स, पर राज्यसभा में 35 ईयर्स। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया। राज्यसभा में आपका 35 नहीं है, राज्यसभा में आपका 30 ईयर्स है, राज्यसभा में आपका 30 ईयर्स, राज्यसभा में आपका 30 ईयर्स, राज्यसभा में आपका 30 ईयर्स है, सॉरी। हाँ, और लोकसभा में 25 ईयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज नारी शक्ति बंधन अधिनियम। सो ऐसा कौन सा अमेंडमेंट है जिसे हम ये भी कह सकते हैं नारी शक्ति बंधन अभियान? ये कौन सा है? ये इसका दूसरा नाम है वोमेन रिजर्वेशन बिल 2023। सो इसके अंदर क्या दिया गया? 33% रिजर्वेशंस वोमेन के लिए दिया गया है। कहीं पे भी आप 33 रिजर्वेशंस किनको दिया गया है? वोमेन को, ठीक है। उनको स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है, ठीक है। सो ये कौन सा अमेंडमेंट है? 106 अमेंडमेंट, 106 अमेंडमेंट, ठीक है। अच्छा, आप सबके लिए दूसरा भी काम है, 101 अमेंडमेंट और 103 अमेंडमेंट। ये किन के बारे में? प्लीज़ इसे सर्च कीजिएगा, कमेंट पे मेंशन कीजिएगा कि 101 अमेंडमेंट किस चीज़ के लिए था और 103 अमेंडमेंट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जानना आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड फॉर 6 ईयर्स, ऑब्वियस हमने पहले भी पढ़ रखा था। मेंबर्स ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, ठीक है। हाँ, एक चीज़, मेंबर ऑफ द लोकसभा कभी रिटायर नहीं होते, वो 5 साल के बाद अगर मेजोरिटी समझा सकते हैं, मेजोरिटी प्रूफ कर सकते तो वो रहेंगे, अगर नहीं रहेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, पूरा लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा, नए तरीके से नया गवर्नमेंट बनेगा, नया लोकसभा बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए मेंबर कैन बी डिस्क्वालीफाइड इफ, सो अगर एक मेंबर को, सच्चा इसका एक आर्टिकल है, ठीक है, आपको बोलना है ये आर्टिकल 105 है, 102 है या फिर 103 है, इसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करके हमें कमेंट पे मेंशन कीजिएगा कि कौन सा ऐसा आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जो डिस्क्वालिफिकेशन बोलता है, ठीक है। सो आप सबको रिसर्च करना है यहाँ पे कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपको डिस्क्वालिफिकेशन बोलता है कि कब किस मेंबर को कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे से किसी एक आर्टिकल को चुनना है और हमें कमेंट पे मेंशन करना है, ठीक है। या फिर आप रिसर्च भी कर सकते हो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। सो ये सब कुछ जानना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम पे यही क्वेश्चन आते हैं, ये सिंपल ट्रिक्स आप सबको बोल रहा हूँ, ठीक है, दिमाग में रखना। चलो, ए मेंबर कैन बी डिस्क्वालीफाइड इफ ही वॉलंटरीली गिव्स अप द मेंबरशिप। हाँ, अगर आप अपने मर्जी से बोल रहे हो कि नहीं मैं और इलेक्शन नहीं खेलूंगा, छोड़ दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस आप डिस्क्वालीफाइड हो। नेक्स्ट, इफ ही ओवर रूल्स द व्हिप। अब व्हिप क्या होता है? व्हिप सो नॉर्मल लैंग्वेज पे आप व्हिप समझ लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं XYZ पार्टी का हूँ, मैं XYZ पार्टी का हूँ। सो वहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मेरे पार्टी का डिसीजन था कि हम किसी बिल को पास ना करने दें, तो मतलब क्या है, हम सब क्या बोले? नो। पर उसमें से मैंने क्या किया? यस बोल दिया, मैंने अपना ही पार्टी के अगेंस्ट चला गया। सो वहाँ पे क्या हुआ? मैंने वायोलेट किया व्हिप, ठीक है, ओवर रूल किया व्हिप, तो उस टाइम मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ। नेक्स्ट, इफ ही इज एब्सेंट फॉर 60 डेज विदाउट इंटीमेशन। अगर कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट 60 डेज लगातार अगर नहीं आता है पार्लियामेंट पे, संसद में नहीं आता है विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, मीन्स कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि किस लिए नहीं आ रहा है या क्या हुआ है, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, और 60 डेज तब ये मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। सो यहाँ पे ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। नेक्स्ट, हु इज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। सो प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा मैंने पहले भी बोल रखा है, आप सबने शायद अगर ध्यान दे के सुना होगा तो मैंने बोल रखा था, यस स्पीकर है, ठीक है। नेक्स्ट, हु सर्टिफाइज बिल एज अ मनी बिल। सो मैंने बोला मनी बिल कहाँ पे, पहले मनी बिल कहाँ पे
कौन से हाउस में हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? बोलो फटाफट से, क्या बोला था मानी विल? कहाँ पे? लोकसभा पे। और लोकसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है? स्पीकर। ठीक है, ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, एक से एक रिलेटेड, तभी याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोरम फॉर आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट? अब हमेशा आप सबके जितने भी टीचर्स हैं या फिर पढ़ ले हैं या फिर कुछ, कोरम अगर नहीं समझे तो कुछ नहीं समझोगे। कोरम क्या होता है? कोरम होता है मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए डिस्कशन इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट पे तो लोग होना चाहिए ना, बिना लोगों के तो डिस्कशन नहीं होगा। सो कितना लोग होना चाहिए ताकि हम कुछ कोई डिस्कशन या फिर कोई डिबेट शुरू करें? सो ये है आपका 1/10 ऑफ द मेंबर्स, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। समझ में आया? 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, याद रखना, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा में हो या फिर राज्यसभा में 1/10 होना चाहिए। कहीं पे भी, पंचायत में भी या फिर कहीं पे भी मीटिंग में होना है तो 1/10 मेंबर होना चाहिए, याद रखना हमेशा। नेक्स्ट, व्हिच अमेंडमेंट इज कंसिडर्ड एज एंटी डिफेक्शन लॉ? सो कौन सा ऐसा अमेंडमेंट है जिसको हम एंटी डिफेक्शन कह सकते हैं? ये आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। सो आप सबको पहले हम समझा देते हैं एंटी डिफेक्शन क्या होता है। एंटी डिफेक्शन ये कब लगता है? एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन हर पार्टी के, अच्छा फॉर एग्जांपल आप सबको एक एग्जांपल याद होगा, बीजेपी महाराष्ट्र सिंध गवर्नमेंट, ये कुछ कोलाइड हुआ था एक ही रात में, पूरा पार्टी, क्या दूसरा पार्टी क्या था नाम था, शिप में समथिंग, हाँ फॉर एग्जांपल, अभी इतना ज़रूरी नहीं है तो वो एग्जांपल याद आ रहा है कि रातों रात वहाँ से बहुत सारे मेंबर्स एक ही साथ आ गए थे, एक ही साथ आके बीजेपी के साथ कोलाइड करके उन्होंने अपना गवर्नमेंट बना दिया। याद है आप सबको? वो था, वो किस लिए था? एक साथ एक झुंड आ गया था उस गवर्नमेंट से, आके बीजेपी के साथ कोलाइड हुआ, मीन्स उन बीजेपी के साथ ज्वाइन होकर गवर्नमेंट बनाया, एक साथ झुंड बना था। अगर एक आता ना तो एंटी डिफेक्शन लगता, और एक नहीं आया ना, एक के बदले बहुत सारे आ गए थे, इसलिए एंटी डिफेक्शन नहीं लगा। सो एंटी डिफेक्शन होता क्या है? एंटी डिफेक्शन होता है कि समझो, बिहार में एक बार एक केस हुआ था, एक ही आदमी एक ही आदमी एक ही आदमी 2 दिन में 3-4 गवर्नमेंट बदल दिया था। तो उसका नाम था आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स। सो आयाराम गयाराम पॉलिटिक्स क्या होता था? वो आया गया ऐसा करता था। सो जहाँ पे भी वो लालच दिखता था ज़्यादा, वो वहाँ पे चला जाता था। अगर वो उससे ज़्यादा कोई और दे दिया तो वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर देता था। सो इसी के कारण, सो फर्दर ऐसा कोई प्रॉब्लम इंडिया पे ना हो, इसलिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया है, ताकि एक लोग ऐसे करके नहीं जा सकते, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, पैसों का खेल हो जाएगा। सो इसलिए फिर भी आज मॉडर्न ज़माना है, लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चलता है, तो उन्होंने क्या लाया? मार्जर पॉलिटिक्स। मार्जर पॉलिटिक्स क्या होता है? वो एक नहीं लाते, एक साथ झुंड ले आते हैं। सो झुंड जब आ जाता है तो एंटी डिफेक्शन नहीं लगता है। ठीक है, समझ में आया? झुंड जब आ जाता है तब एंटी डिफेक्शन नहीं लगता, अगर एक एक करके आएगा ना तो एंटी डिफेक्शन लगेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। सो आपके, हाँ, इस चैप्टर पे एक वर्ड था नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन? ये कब आता है? ये कब कब समझ लो। नो कॉन्फिडेंस मोशन 2 केस में हमेशा आ जाता है। जैसे कि पहला जब गवर्नमेंट बनता है ना, जब गवर्नमेंट बनता है तो प्रेसिडेंट एक दिन ऐसा होगा, प्रेसिडेंट एक दिन ऐसा होगा कि पूरा गवर्नमेंट को बुलाएगा। बुलाने के बाद प्रेसिडेंट अपना जो वो बोलेगा कि ये गवर्नमेंट वो करेगा जो भी हो। सो प्रेसिडेंट बोलेगा। इसके बाद प्रेसिडेंट को सपोर्ट जब होता है ना, प्रेसिडेंट को जो सपोर्ट करता है, तब अगर मेजोरिटी प्रूव नहीं हुआ ना तो तब वहाँ पे नो कॉन्फिडेंस हो जाता है, या फिर तब जो गवर्नमेंट बना वो अपने आप से छोड़ना पड़ता है क्योंकि उन्होंने मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाया। या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन कब पास होता है? जब पकड़ लो अपोजिशन को लगता है कि जो गवर्नमेंट अभी चल रहा है उसमें एक्चुअली मेजोरिटी ही नहीं है, क्योंकि सब पार्टी इधर से उधर चले गए थे। जैसे कि शिंदे गवर्नमेंट हैं। सो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे बाद में गवर्नर ने बुलाया था कि हाँ आप अपना मेजोरिटी प्रूफ करो। सो मेजोरिटी जब प्रूफ करना गए थे तो मेजोरिटी नहीं मिला, तो इसलिए वो गवर्नमेंट, महाराष्ट्र का एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कोलाइड हो गया, फॉल हो गया, और फॉल होके शिंदे और महाराष्ट्र का जो बीजेपी था वो एक साथ होके गवर्नमेंट बनाए थे। सो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसा है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है ना तब एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वेनिश हो जाता है।
इसका मतलब क्या है नो कॉन्फिडेंस में? नो कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है, ये जब पास होता है पार्लियामेंट पे तब गवर्नमेंट को प्रूफ करना पड़ता है कि नहीं हमारे पास अभी भी मेजोरिटी है। अगर गवर्नमेंट ये प्रूफ कर देता है मेजोरिटी है तो गवर्नमेंट कोलाइड नहीं होगा, मीन्स या फिर गवर्नमेंट फॉल नहीं होगा, ठीक है। सो ये है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है। हाँ, लोकसभा के 5 साल बाद भी ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, या फिर बीच में भी हो सकता है जब ऑपोजिशन को लगता है कि गवर्नमेंट पे एक्चुअल मेजोरिटी है नहीं, ठीक है। सो यही था आपका 26 क्वेश्चंस इस चैप्टर के। आप सब प्लीज़ जो मैंने बोला था बीच बीच में जिसका आंसर निकालना है, सो आप लोग प्लीज़ एक बार ये काम कीजिएगा, आपके लिए फ़ायदा है, आपका जानना ज़रूरी है। ये एक्चुअल पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स। सो देखो इंडियन पॉलिटिक्स का नया ट्रेंड ले रहा है। आप सब पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हो जो ये चैप्टर देखोगे, या फिर पॉलिटिकल साइंस के नहीं हो फिर भी पॉलिटिक्स के रिलेटेड होंगे, ठीक है। सो एक्चुअली इंडिया में चल क्या रहा है, कौन सा पॉलिटिक्स चल रहा है, थोड़ा एनालाइज करना, थोड़ा दिमाग लगाना, इसके बाद पढ़ाई तो होगा पर मज़ा तो उसमें, ठीक है। अच्छा, सो प्लीज़ आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कहीं से भी कोई फीडबैक है तो प्लीज़ दीजिएगा कमेंट पे। हम आप सबका फिर से स्वागत करते हैं। जो भी फीडबैक हो हम वो हमारे वीडियो पे इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।